वेलकम टू एसएच लर्निंग। आज हम भारत के संविधान के बनने की कहानी की तह तक चलेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो ऐतिहासिक दस्तावेजों, पत्रों और विश्लेषणों का एक खजाना है। हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नाम जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आज़ाद भारत का सबसे अहम दस्तावेज किन उम्मीदों, टकरावों और समझौतों के बीच पैदा हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। हाँ, इस दौरान लगभग 7,635 संशोधनों पर विचार किया गया। 7,000 से ज्यादा? ये आंकड़ा ही बताता है कि ये कोई चुपचाप बैठ के लिखने वाला काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर शब्द, हर कॉमा पर जबरदस्त बहस हुई होगी। ये इस बात का सबूत है कि ये दस्तावेज कितनी गहरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा। तो कहानी शुरू होती कहां से है? एक अपनी संविधान सभा हो, ये मांग तो काफी समय से चल रही थी। अंग्रेजों ने इसे पहली बार कब गंभीरता से लिया? देखिए, पहली बार उन्होंने इस विचार को मोटे तौर पर 1940 के अगस्त प्रस्ताव में माना था। ठीक। लेकिन वो बस एक वादा था। असली हलचल शुरू हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब ब्रिटेन पर दबाव बहुत बढ़ गया था। अच्छा। इसी दबाव में 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। उनका मिशन था भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग के लिए मनाना और बदले में भविष्य में आजादी का एक खाका पेश करना। क्रिप्स मिशन, ये नाम तो इतिहास की किताबों में अक्सर आता है, लेकिन आमतौर पर इसकी नाकामी के लिए ये फेल क्यों हुआ? ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसका प्रस्ताव किसी को भी पूरी तरह से मंजूर नहीं था। कांग्रेस चाहती थी कि सत्ता तुरंत सौंपी जाए, जबकि क्रिप्स भविष्य के वादे कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन मुस्लिम लीग की तरफ से आई। उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा। क्योंकि इसमें पाकिस्तान का विचार साफ तौर पर शामिल नहीं था। उनकी मांग थी कि भारत को 2 अलग-अलग स्वायत्त राज्यों में बांटा जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। यहीं से मतलब एकता बनाम विभाजन का संघर्ष हर बातचीत के केंद्र में आ गया। तो क्रिप्स मिशन का दाव तो खाली गया। हाँ, लेकिन अब विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटेन पर भारत को आजाद करने का दबाव और बढ़ गया था। तो उन्होंने एक आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश की। 1946 में अपने 3 सबसे बड़े मंत्रियों को भारत भेजा। इस कैबिनेट मिशन की पिटारे में ऐसा क्या था जो उन्हें लगा कि इस बार बात बन जाएगी? कैबिनेट मिशन का प्लान बहुत होशियारी से लेकिन बहुत ही जटिल तरीके से बनाया गया था। उन्होंने 2 संविधान सभाएं और 2 देश बनाने के विचार को तो खारिज कर दिया। उन्हें रणनीतिक रूप से एक अखंड भारत चाहिए था। लेकिन मुस्लिम लीग को राजी करने के लिए उन्होंने एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसे ऐसे समझिए, सबसे नीचे प्रांत, उनके ऊपर प्रांतों के समूह यानी ग्रुप्स, और सबसे ऊपर एक बहुत ही कमजोर केंद्र सरकार। एक मिनट, प्रांतों के समूह, ये क्या था? हाँ, यही तो इस योजना का सबसे पेचीदा हिस्सा था। उन्होंने प्रांतों को 3 ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप ए में हिंदू बहुल प्रांत, ग्रुप बी और सी में पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत। अच्छा। योजना ये थी कि ये ग्रुप अपने अपने संविधान बना सकते थे। केंद्र के पास सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे कुछ ही विषय थे। बस। हाँ, बस। ये एक तरह का समझौता था। कांग्रेस को खुश करने के लिए भारत को एक रखा गया और मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए मुस्लिम बहुल प्रांतों को लगभग पूरी स्वायत्तता दे दी गई। ये एक कागजी जुगाड़ था जो दोनों पक्षों को साथ लाने के लिए बनाया गया था। वाह, मतलब एक ही दस्तावेज पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने दस्तखत किए, लेकिन दोनों के दिमाग में भारत का नक्शा बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। ये तो किसी भी हाल में टिकने वाला नहीं था। बिल्कुल, यही इस योजना की त्रासदी थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इन ग्रुप्स को भविष्य में पाकिस्तान बनाने की एक सीढ़ी के तौर पर देखा। हमारे स्रोतों में कराची के मेयर को लिखा जिन्ना का एक पत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि एक बार जहाज बन जाए तो वे जब चाहें सबसे ऊपरी मस्तूल को उड़ा सकते हैं। मतलब केंद्र से अलग हो सकते हैं। हाँ, उनका इशारा कमजोर केंद्र से अलग होने की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ नेहरू और कांग्रेस को डर था कि इतना कमजोर केंद्र देश को एक नहीं रख पाएगा और गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ने की उनकी योजनाओं को कभी लागू ही नहीं होने देगा। तो इस नाजुक और कंफ्यूजन भरे माहौल में संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका गठन कैसे हुआ? क्योंकि ये आज के चुनावों की तरह तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता ने नहीं किया था। ये एक आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी।
कुल 389 सदस्य होने थे। 389? जी, 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से। प्रांतीय सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था और वो विधानसभाएं भी खुद एक बहुत सीमित वोटिंग अधिकार के आधार पर चुनी गई थीं। अच्छा। इसमें सिर्फ पढ़े लिखे और अमीर लोग ही वोट दे सकते थे। एक मिनट, तो ये जो सभा थी, ये सीधे जनता ने नहीं चुनी थी, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सच में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? ये तो एक बड़ा सवाल है इसकी वैधता पर। ये एक बहुत ही जायज आलोचना है और उस समय भी ये सवाल उठाया गया था। आलोचकों का कहना था कि ये पूरी तरह से एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। लेकिन हमें उस समय के हालात को भी देखना होगा। देश विभाजन के कगार पर था, दंगे हो रहे थे। ऐसे में पूरे देश में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना लगभग असंभव था। सही बात है। तो ये एक तरह से एक व्यावहारिक कदम था। इसका मकसद था कि मौजूदा निर्वाचित निकायों का इस्तेमाल करके एक सभा को जल्दी से जल्दी खड़ा किया जाए, जिससे कुछ हद तक वैधता हासिल हो। तो जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुए, उनके नतीजे क्या रहे? उन्होंने राजनीतिक समीकरणों को कैसे बदला? लीग ने भी मुस्लिम आरक्षित सीटों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 73 सीटें जीती। अच्छा। बाकी 15 सीटें छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। लेकिन देसी रियासतों ने इंतजार करने का फैसला किया और सभा से दूर रहे। और मुस्लिम लीग का क्या हुआ? नतीजों के बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी व्याख्या पर विवाद के चलते सभा का बहिष्कार कर दिया। और जब 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें शामिल नहीं हुए। तो संविधान बनाने का काम एक तरह से अधूरेपन के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम लीग के बिना सभा ने काम कैसे आगे बढ़ाया? शुरुआती कदम क्या थे? देखिए, माहौल में तनाव था, लेकिन काम रुका नहीं। 9 दिसंबर को सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जैसा कि फ्रांस में होता है। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सर बी.एन. राव, जिन्हें सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव? जी, राव एक बेहद काबिल सिविल सर्वेंट और न्यायविद थे, जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार करने में पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और फिर 13 दिसंबर को वो ऐतिहासिक क्षण आया जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव था या इससे बढ़कर कुछ? ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये संविधान की आत्मा थी। आत्मा? हाँ, ये वो दार्शनिक नींव थी जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी थी। इस संकल्प ने भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित किया। इसने भविष्य के संविधान के लिए लक्ष्य तय किए, सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपायों का भी वादा किया गया था। यही संकल्प बाद में थोड़े बदलावों के साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। लेकिन जब ये सब दिल्ली में हो रहा था, तब देश का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा था। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उसने सब कुछ बदल दिया। माउंटबेटन योजना ने साफ कर दिया कि भारत का विभाजन होकर रहेगा। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जिसने कैबिनेट मिशन योजना को रद्द कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन बना दिए। इस कानून ने संविधान सभा की हैसियत पर क्या असर डाला? इसका बहुत बड़ा असर हुआ। इस कानून ने संविधान सभा को दोहरी भूमिका दी। दोहरी भूमिका कैसी? पहली, यह एक संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु यानी अब इस पर ब्रिटिश संसद का कोई नियंत्रण नहीं था। यह जो चाहे, जैसा चाहे संविधान बना सकती थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बदल या खत्म कर सकती थी। और दूसरी, इसे देश की पहली संसद के रूप में भी काम करना था, यानी आजाद भारत के लिए आम कानून भी बनाने थे। अच्छा। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए और भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो अब आजादी मिल चुकी थी, विभाजन का दर्द भी था और सभा पूरी तरह से संप्रभु थी। अब असली काम यानी संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई और यहीं पर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल। 29 अगस्त 1947 को आजादी के ठीक 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया।
इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके साथ 6 और सदस्य थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपालास्वामी आयंगर, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। ये वो लोग थे जिन्हें BN राव द्वारा तैयार किए गए शुरुआती मसौदे को एक व्यवस्थित कानूनी दस्तावेज में बदलना था। डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका को अक्सर संविधान का पिता कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उनका योगदान सिर्फ अध्यक्षता करना नहीं था। उन्होंने उद्देश्य संकल्प के ऊंचे ऊंचे आदर्शों को जमीन पर उतारा। मतलब उन्होंने उन आदर्शों को एक ठोस, काम करने लायक कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में ढाला। उन्होंने अलग अलग समितियों के प्रस्तावों, सैकड़ों सुझावों और विरोधी विचारों के बीच संतुलन बनाया। उनकी कानूनी समझ और तार्किक दलीलों ने सभा की बहसों को एक दिशा दी। वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। एक आरोप ये भी लगता है कि हमारा संविधान काफी हद तक दूसरे देशों से उधार लिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग हर बड़े संविधान का अध्ययन किया है, लेकिन इसे उधार या नकल कहना सही नहीं होगा। तो फिर क्या कहेंगे? जैसा कि एक विश्लेषक ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, संविधान सभा एक लघु भारत की तरह थी। इसमें कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद हर विचारधारा के लोग थे। उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि हर विचार को भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों के हिसाब से ढाला। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं जहां हमने कोई विचार लिया लेकिन उसे भारतीय संदर्भ में बदल दिया? हाँ बिल्कुल। सबसे बेहतरीन उदाहरण है मौलिक अधिकारों का। हमने ये विचार अमेरिका से लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव किया। अच्छा। अमेरिकी संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि कोई भी कानून तब तक मान्य नहीं है जब तक वो निष्पक्ष और तर्कसंगत न हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जानबूझकर इसकी जगह जापान से लिया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाक्यांश इस्तेमाल किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर संसद ने किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून बनाया है, तो अदालत उसे आसानी से रद्द नहीं कर सकती। उन्हें डर था कि ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल जमींदारी उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार के कानूनों को रोकने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही सोचा समझा और दूरदर्शी फैसला था। जी बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? इतनी बहसों, संशोधनों और दुनिया भर के विचारों को परखने के बाद आखिर में क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को सभा द्वारा पारित और अपनाया गया। इसी दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, फिर 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने इसकी 3 प्रतियों पर 2 अंग्रेजी में और 1 हिंदी में हस्ताक्षर किए, और अंत में 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हुआ। और जो दस्तावेज हमारे सामने आया वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। हाँ, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये जानबूझकर इतना विस्तृत बनाया गया था। निर्माताओं को डर था कि अगर चीजों को व्याख्या के लिए छोड़ दिया गया तो भविष्य में बहुत विवाद हो सकते हैं। वे एक स्थिर और स्पष्ट शासन व्यवस्था देना चाहते थे। इतने विविध और विभाजित समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये जरूरी था। ये दस्तावेज सिर्फ कानून की किताब नहीं है, ये उस दौर की उम्मीदों और आम सहमति बनाने की एक असाधारण उपलब्धि का प्रतीक है। ये वाकई एक असाधारण सफर था, और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी संविधान की असली वैधता किस बात पर निर्भर करती है? क्या उसके बनने की प्रक्रिया पर, कि उसे किसने और कैसे बनाया, या फिर समय की कसौटी पर खरा उतरने और बदलते समाज के साथ खुद को ढालने की उसकी क्षमता पर? सही बात है। भारतीय संविधान के 75 से अधिक वर्षों के सफर और 100 से ज्यादा संशोधनों को देखते हुए ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। Thank you for watching. Please like, subscribe, and press the bell icon.